पैरेललोग्राम पढ़ लिया, तो आज तुमको हम सिखा रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी देखो, एक्चुअली होता यह है बच्चा लोग, होता यह है कि जैसे ये क्लास है, इस क्लास को हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो कुछ तो बेस तैयार करना होगा कि किस बेस पर डिवाइड करेंगे। क्या क्या कर सकते हैं, जेंडर से कर सकते हैं, मेल फीमेल में, डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट से कौन आया है, तो अलग ग्रुप हो जाएगा। कोई टेस्ट लेके मार्क्स के आधार पे कर सकते हैं, कभी हाइट के आधार पे कर सकते हैं, कभी कुछ। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनको अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। कभी उनको यूनिट के आधार पे बांटा जाता है, कभी किसी और चीज के आधार पे बांटा जाता है। तो आज जो हम बांट रहे हैं उसका आधार क्या है, थोड़ा समझो। किसको बांटना है? फिजिकल क्वांटिटी को। अब कहोगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि विच कैन बी मेजर्ड, जिसके वैल्यू को हम मेजर कर सकें, माप सकें, तौल सकें, तो उसको क्या कहेंगे? जिसका वैल्यू निकाला जा सके, जिसका कुछ वैल्यू होता हो, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे तुमसे कहें कि तुम्हारी जो बुद्धि है, टैलेंट, वो फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? तुम्हारा टैलेंट, बुद्धि फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का मेजरमेंट का कोई वैल्यू नहीं है कि कितनी बुद्धि है तुम्हारे पास, 10 है कि 20 है कि 50 है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेजरेबल है। टाइम मेजर करते हो ना कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसका वैल्यू निकालते हो ना। दूरी, इतना दूरी चल गया। स्पीड, ये सब का एक वैल्यू बताते हो ना। तो ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। करेक्ट। तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किया क्या जाता है कि इनको हम लोग डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने का जो बेसिस है, तरीका है, वो है ट्रायंगल लॉ। क्या है? या पैरेललोग्राम लॉ। तो बताइए, तो दोनों एक ही चीज है। कहता यह है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन ट्रायंगल लॉ की तरह हो, किसकी तरह हो? जैसे 2 वेक्टर जब जोड़ते थे ट्रायंगल लॉ में, तो जोड़ने का एक नियम था। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन ट्रायंगल लॉ की तरह होता हो, मतलब जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता हो, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया गया वेक्टर क्वांटिटी। और जिस फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन ट्रायंगल लॉ की तरह नहीं होता हो, उसको कहा गया स्केलर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांटते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में और स्केलर क्वांटिटी में। और आधार क्या है बांटने का? कि वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा उसका एडिशन, फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन, या नहीं करेगा। ठीक है। तो वेक्टर और स्केलर बोलते हैं। कभी कुछ लोग यूनिट के आधार पर बांटता है फिजिकल क्वांटिटी को। तो उसमें क्या होता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मान लिया जाता है कि इसका ये मानेंगे, इसका ये मानेंगे, इसका ये मानेंगे, और बाकी जो बच गया उसका उसकी मदद से निकाला जाता है, डेराइव किया जाता है। तो जब यूनिट के आधार पर बांटते हैं तो उसी फिजिकल क्वांटिटी का 2 टाइप होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल 7 होते हैं जिनका यूनिट मान लिया गया है, जैसे लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ये सब मान लिया गया। अब बाकी जो बच गया उस सबका डेराइव करके, कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो उसको बोला जाता है डेराइव्ड क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को यहां यूनिट के आधार पर बांटा गया, तो उसका नाम पड़ गया फंडामेंटल और डेराइव्ड। जैसे इसी क्लास का मेल और फीमेल नेम हो जाएगा यदि हम जेंडर के हिसाब से बांटे। इसी क्लास को अगर हम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बांटे तो कई ग्रुप हो जाएगा कि कोई नालंदा से है, कोई पटना से है, कोई कहीं से है। तो फिजिकल क्वांटिटी वही है, बांटने का आधार उसके कई हो सकते हैं। तो आज हम किस आधार पर बांट रहे हैं, किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम के बेसिस पे।
तो फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं। एक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरे को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तुम्हारे लेवल में दो ही हैं, आगे चल के तीन हो जाते हैं, तीसरा तुमको नहीं पढ़ना है। अभी एक टेंसर भी होता है जो तुमको नहीं पढ़ना है। फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? किसको कहेंगे? विच कैन बी क्या? मेजर्ड, जिसको माप सकते हैं, जिसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका वैल्यू निकाला जा सके। और वेक्टर क्वांटिटी कौन है? कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी, किसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी? तो क्या बोलेंगे? एक पढ़ाए थे वेक्टर, तो वेक्टर का मतलब, कोई पूछे कि वेक्टर क्या है तो एरो। वेक्टर मतलब तो एरो होता है। तो कोई पूछे कि वेक्टर क्या है तो एरो को वेक्टर बोलते हैं। इसको एरो बोलिए चाहे वेक्टर बोलिए, एक ही बात है। और इस एरो को जोड़ने का दो लॉ है, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ। तो अब कहा गया कि यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन किसकी तरह हो? These physical quantities obeys triangle law of vector addition। अब कहोगे कि सर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करने का क्या मतलब है? क्या कहता था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? कि यदि दो वेक्टर आप लेते हैं जिसका वैल्यू ए और बी है और उसको ऐड करते हैं तो मिनिमम कितना मिलता था? दो वेक्टर जिसका वैल्यू ए और बी है, इसको ऐड करते थे तो क्या हमेशा ए प्लस बी मिलता था? क्या मिलता था? मिनिमम मिलता था और मैक्सिमम मिलता था। तो यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का दो वैल्यू लिया, जैसे यहां दो वेक्टर लिया, तो यहां क्या करेंगे? जिस फिजिकल क्वांटिटी को देखना है कि वेक्टर है कि स्केलर है, उसका क्या करेंगे? दो वैल्यू लेंगे और उसको जोड़ के देखेंगे कि क्या वह एडिशन इस तरह का आ रहा है। यदि आ रहा है मतलब ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, और यदि फॉलो कर रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी है। और यदि नहीं कर रहा है, इस तरह से नहीं जुड़ रहा है, तो दीज फिजिकल क्वांटिटीज समझाते हैं अभी और, cannot be added according to triangle law of vector addition। According to triangle law of vector addition। समझ गया ना? According to triangle law of vector addition। जैसे समझो बात को, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, उसका वैल्यू निकालते हैं। क्या यूनिट होता है टाइम का? एसआई में ना सेकंड होता है, वैसे घंटा भी होता है, मिनट भी होता है, ईयर भी होता है, लाइट ईयर भी होता है, बहुत सारे होते हैं। एसआई सिस्टम में ना सेकंड होता है कि हमेशा सेकंडे होता है? तुमसे पूछे तुम्हारी उम्र कितनी है, बताओ, झूठ नहीं बोलना, एक्चुअल वाला बोलना। 17 सही वाला है, ये सर्टिफिकेट वाला है। 17 क्या? 17 क्या? सिर्फ 17? घंटा, मिनट, ईयर, इसी को सेकंड में नहीं बना सकते हैं। कोई कहेगा कि हमारी उम्र 17 ईयर मतलब 365 डेज से गुना किया तो इतना डेज हो गया।
कोई कहेगा कि सेकंड में बताएंगे, तो एक दिन में 86,400 सेकंड होता है। इतना 24 घंटे में इतना सेकंड होते हैं। मल्टीप्लाई कर दो, इतना सेकंड तुम्हारी उम्र है, बहुत बड़ा हो जाएगा, बोलने में तकलीफ होगी, तो छोटा करने के लिए इसको ईयर में बदल दिया जाता है। जहां ईयर में भी वैल्यू बहुत ज्यादा होने लगता है, तो वहां लाइट ईयर की बात होती है ना। तो बड़ी चीजों को छोटा करने के लिए बड़े बड़े यूनिट माने जाते हैं। खैर, मेरा मसला यह है वो नहीं है। मेरा मसला यह है यहां पे कि आज तुम्हारी उम्र 17 ईयर है। आज के ठीक 5 साल बाद जब तुम हमसे मिलोगी, मतलब 17 ईयर की आज हो, आज के ठीक 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर तुम्हारी एज क्या रहेगी? 22। तो हमारे सामने 22 ईयर की बन के आओगी। अब ये बताओ कि जो एडिशन हुआ 17 में 5 जब तुमने ऐड किया, 22 बोला, तो क्या ये एडिशन ट्रायंगल लॉ की तरह है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में कहता है कि 17 और 5 जुड़ के सिर्फ 22 नहीं होता है। क्या हो सकता है? 17 माइनस 5, a माइनस बी से a प्लस बी तक जाता है, तो 17 माइनस 5 12 ईयर भी हो सकता है, और 12 से लेकर 22 तक कुछ भी हो सकता है। तो क्या यह पॉसिबल है कि आज तुम 17 ईयर की हो और कल को जब आओगी 5 साल के बाद मेरे पास, तो तुम 12 साल की बन के आओगी? हैं? या 10 साल के बाद आओगी तो 7 साल की बच्ची बन के आओगी? कि डिस्टेंस किसे कहते हैं समझो, थोड़ा स्केलर वेक्टर में फर्क समझो। ऐसे हम याद भी करा दे सकते हैं और याद भी रखेंगे, बट थोड़ा समझो, फील करो। डिस्टेंस का मतलब होता है कि यदि कोई पार्टिकल या बॉडी जो भी है कहीं से स्टार्ट किया चलना और घूमते घूमते कहीं पहुंच गया, मान लो यहां आ गया, तो जितना वो रास्ता ट्रेवल किया, ये जो रास्ते की लेंथ है, पाथ लेंथ, इसी लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, इसको ऐसे मिला दो, इस लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है? अब जरा समझो बात को बच्चा लोग। देखो, ऐसा है कि मान लो एक आदमी को हम बोलते हैं कि तुम 4 मीटर इधर चलो। कितना चलो? 4 मीटर। और फिर बोलते हैं कि 3 मीटर और चलो इधर। एक सिचुएशन उसको हम ये दिया। दूसरी बार उसको हम बोले कि 4 मीटर इधर चलो और 3 मीटर लौट जाओ। और तीसरा सिचुएशन ये दिया कि 4 मीटर इधर चलो और 90 डिग्री से इधर या इधर टर्न कर जाओ। कितना डिग्री से? और 3 मीटर और चलो। मतलब 2 डिस्टेंस चला वो, 4 मीटर और। फर्स्ट नंबर फिगर में उसने कितना टोटल डिस्टेंस चला, सो बताओ? 7। क्योंकि डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है कि रास्ते की कुल लंबाई, तो कितना है? 7। तो इसमें 7 मीटर का डिस्टेंस। सेकंड में कितना चला? 7। 4 चला और 3 चला, तो रास्ते की टोटल लेंथ 7 मीटर। थर्ड में 7। क्या देखा कि हमने डिस्टेंस का 2 वैल्यू लिया, 4 और 3, और दोनों मिलकर हमेशा कितना दिया? 7। क्या ये ट्रायंगल लॉ की तरह हुआ? नहीं। ट्रायंगल लॉ में तो 4 और 3 जुड़ करके 7 भी हो सकता है, और 1 से 7 तक कुछ भी हो सकता है। क्या ऐसा हो रहा है यहां? सिर्फ और सिर्फ। तो डिस्टेंस ने क्या ट्रायंगल लॉ के जैसा रिजल्ट दिया? क्या उसको फॉलो किया? नहीं किया। वो ऐड होकर के ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट नहीं दे रहा। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो अब इतना हम लिस्ट समझाएंगे नहीं, कौन ट्रायंगल लॉ को करता है और कौन, पढ़ते जाएंगे और याद रखते जाएंगे कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है। अब एक बात बताओ कि तुमसे हम इस फिगर में डिस्प्लेसमेंट पूछें तब,
इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली लाइन की लंबाई कितनी है? तो डिस्प्लेसमेंट 7 है। इस फिगर में इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ना हुआ, 1। और इस फिगर में 5, इनिशियल टू फाइनल ये लेंथ है, पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो जाएगा। तो यदि हम डिस्प्लेसमेंट सोचते हैं तो 4 और 3 मिलके 1 भी दे रहा है, 5 भी दे रहा है और 7 भी। ये ट्रायंगल लॉ जैसा है कि नहीं? ट्रायंगल लॉ ही तो कहता है a माइनस बी से a प्लस बी तक कुछ भी आ सकता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, बीच का भी आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरह से जुड़ रहा है? इसी फिगर में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ट्रायंगल लॉ जैसा आ रहा है। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? तो समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कभी कभी किसी बच्चे से पूछा जाता है कि ये बताओ कि वेक्टर क्या होता है, तो बोलता है कि वैल्यू हो और डायरेक्शन हो वेक्टर हो गया। नहीं, किसी में वैल्यू है और डायरेक्शन है वो काफी नहीं है वेक्टर होने के लिए। उसको क्या करना होगा? वैल्यू डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि वैल्यू डायरेक्शन नहीं होगा तो एरो से दिखाया नहीं जाएगा। एरो किसके लिए होता है? डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो डायरेक्शन नहीं होगा तो एरो कैसे दिखाएंगे, और एरो नहीं दिखाएंगे तो ट्रायंगल लॉ कैसे लगाएंगे? तो वेक्टर होने के लिए वैल्यू और डायरेक्शन तो जरूरी है ही, लेकिन यही जरूरी नहीं है, उसको एडिशन ट्रायंगल लॉ की तरह होना चाहिए। जैसे करंट की बात करो, करंट में वैल्यू भी दिखाते हैं, कितना एम्पियर का करंट है, और डायरेक्शन भी दिखाते हैं, लेकिन वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे उसमें होता यह है कि मान लो करंट की बात हम कर रहे हैं, देखो मान लो कि हमारे पास एक वायर है, ये क्या है? ये वायर है, और एक वायर ये है, और एक वायर ये है। इसमें 4 एम्पियर का करंट डाल दो और इसमें 3 एम्पियर का करंट डाल दो, और यहां पे एक अमीटर जोड़ दो। अमीटर जानते हो ना? ये करंट आगे किससे निकलेगा? अमीटर से निकलेगा, और अमीटर का काम क्या है? मेजर करना। तो देखोगे क्या कि यदि इस वायर को हम ऐसे कर दें, ऐसे सटा दें दोनों को, तो सटा के ऐसे ना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा, तभी ये साथ ही बताएगा अमीटर। और वायर को मोड़ के ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो गया ना? और तभी ये, जबकि ट्रायंगल लॉ में क्या होता है? जब ये अपोजिट हो जाता है तो a माइनस बी हो जाता है। तो 4 और 3 मिलकर इसको 1 बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताएगा। प्रैक्टिकल करोगे तो इसको 90 डिग्री पे कर दो, एक वायर को ऐसे कर दो, एक वायर को ऐसे, तो 5 बताना चाहिए, क्या कि 90 पर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी होता है ट्रायंगल लॉ में। ये फिर भी 7 बताएगा। तो कभी कभी किसी को लगता है कि करंट में तो वैल्यू है, डायरेक्शन है, और फिर भी वो स्केलर क्यों है? क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ का एडिशन नहीं फॉलो करता है, इसलिए वो स्केलर है, उस तरह का रिजल्ट नहीं देता है। तो समझ में आई बात? तो थोड़ा एग्जांपल लिख दें, पढ़ते चलेंगे, बताते चलेंगे। अभी कुछ कर हम लिख दे रहे हैं, इसको याद रखोगे कि एग्जांपल कौन कौन है वेक्टर क्वांटिटी का। एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी का क्या? डिस्प्लेसमेंट। और एक बात ध्यान देना, जब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एरो से। चूंकि एरो से दिखाएंगे तब ना ट्रायंगल लॉ की बात होगी, तो हमेशा एरो से। और एरो मारा जाता है डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल से फाइनल की ओर, जहां से स्टार्ट किया और जहां पहुंचा, तो इनिशियल से फाइनल मिला देना है एक लाइन को, और उस पर इनिशियल से फाइनल की ओर जाता हुआ एरो मारा जाता है। वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट और होता है वेलोसिटी, ये पढ़ेंगे मोशन में। वेलोसिटी, मोमेंटम नाम सुना होगा, संवेग जिसको बोलते थे, फोर्स, एक्सेलरेशन, ईटीसी कर देते हैं। अभी जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे नई नई क्वांटिटी आएगी, हजारों आएंगी, जिसका नाम नहीं सुने उसको लिख के क्या फायदा। लेकिन इतना बात जरूर ध्यान में रहे आज के बाद
कि जब भी किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछे, वेलोसिटी पूछे और ये सबको जोड़ घटाव की बात हो तो सीधे जोड़ घटाव नहीं करेंगे, बल्कि दिमाग में क्या लाएंगे? ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लाएंगे। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एडिशन वगैरह पूछेगा तो ट्रायंगल लॉ की तरफ बताना पड़ेगा। क्लियर है? और स्केलर में कौन है भाई? स्केलर में कौन? इसके एग्जाम्पल कौन है? डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है। देखो स्पीड में और वेलोसिटी में थोड़ा सा अंतर समझ लो। अगर तुम ये बोलते हो कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं मत बोलो, डायरेक्शन मत बोलो, तो ये स्पीड हो गया। अब 10 ही कोई जरूरी नहीं है, 20 50 कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शन नहीं बोलना है और ये बोलो कि हम 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, तब ये क्या हो गया? वेलोसिटी। वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन बता दिया तो वेलोसिटी हो गया। डायरेक्शन नहीं बोलेंगे केवल वैल्यू तो स्पीड हो गया। इतना ही का अंतर होता है। ठीक है? तो जब इसमें डायरेक्शन नहीं है तो इसमें एरो खींचेंगे, स्पीड में एरो दिखाएंगे, और वेलोसिटी में जिधर डायरेक्शन रहेगा उधर एरो मारना पड़ेगा। तो डिस्टेंस, स्पीड और टेम्परेचर, टेम्परेचर और करंट और बहुत सारा होता है। ईटीसी लिख रहा हूं, अभी जरूरत नहीं समझते उसका, हजारों क्वांटिटी आगे चल के आएंगी। लेकिन आज के बाद दिमाग में बैठा लेना है कि जो स्केलर क्वांटिटी है मतलब उसका एडिशन ट्रायंगल लॉ की तरह नहीं हो सकता है, सीधे जुड़ेगा। 4 + 3 7 होगा वहां, और कुछ हो ही नहीं सकता है। और जो वेक्टर क्वांटिटी है वहां 4 + 3 7 हो भी सकता है और 1 भी हो सकता है, उसके बीच कुछ भी हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कि क्या डायरेक्शन है, क्या एंगल है। जैसे पढ़े एडिशन वैसे करेंगे। इतना स्पष्ट है कि क्या हुआ? एक एग्जाम्पल देखो, छोटी सी बात। यूनिट वेक्टर बताए थे ना? यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका वैल्यू 1 हो उसको क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल दैट, क्या ऐसा संभव है? इज इट पॉसिबल दैट द सम ऑफ 2 unit vectors, 2 unit vectors will be a unit vector? If yes, explain. If yes, how? कैसे? If yes, how? If no, why? क्वेश्चन क्या है? Is it possible that, क्या ऐसा संभव है? क्या? कि द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, कैसा वेक्टर लेना है? 2 यूनिट वेक्टर्स लेना है जिसका वैल्यू दोनों का कितना है? 1 1। और लाना क्या चाहता है? इज इट पॉसिबल दैट द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स विल बी अ यूनिट वेक्टर? मतलब क्या हुआ क्वेश्चन? कि 2 यूनिट वेक्टर को जोड़ो और आना क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर आना चाहिए। एक ऐसा वेक्टर आना चाहिए जिसकी वैल्यू 1 हो और जो जुड़ने वाला है वो भी 1 1 हो। तो क्या यह संभव है? अगर जवाब है कि हां तो कैसे? राहु बहुत देता भी है, बहुत लेता भी है। जिसका राहु बढ़िया हो, यही जो यहां बताए, अगर दशम घर में हो तो आज की तारीख में चाहे पहले भी जितने वर्ल्ड के टॉप क्लास के पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिज्ञ, राहु उनका दशम हाउस में है। अगर वो अकेले किसी बिना दोस्त के हो तो ऐसा लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक पहुंच जाता है। जितने पॉलिटिशियन हैं मैक्सिमम के या तो दशम या 11 में होते हैं। इतना आसान समझते हो? फिजिक्स है वो। यहाँ कितना लोग रहता है लाइन में, सोच देखवे नहीं करते हैं। बहुत आसान है।
नहीं, सबके लिए। ज्योतिष बहुत महान विद्या है। 7 महाविद्याएं जो होती हैं उसमें नंबर 1 पे आता है तंत्र, सेकंड पे आता है ज्योतिष, से पीछे है फिर संगीत। ये सब गॉड गिफ्टेड विद्याएं हैं, ये लोग मेहनत करके नहीं ला सकता है। पढ़ाई लिखाई मेहनत करके आ जाएगा। ये सब के लिए कुछ स्पिरिचुअल भी होना चाहिए पहले से, तब सीखता है वो। कोई मेहनत करेगा, कौवा जैसा उसकी आवाज है तो गाएगा खाक, नहीं गा पाएगा। इसलिए संगीत विद्या भी माना गया है कि वो दैवीय विद्या है, प्रयास करके नहीं आ सकता है। वो जन्म के समय ही वैसा गला ही होता है बच्चे का, सुरीला, उसकी आवाज ही वैसी होती है। कोई चाहे कि मेहनत करके हम अपना गला बदल लें, यहां जो स्वर यंत्र होता है उसको चेंज कर ले, नहीं संभव है। वो जन्म के समय जो मिल गया सो मिल गया। इसलिए वो सब गॉड गिफ्टेड विद्याएं होती हैं। खैर एनीवे, छोड़ो वो सब। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? कैसे? थीटा का वैल्यू 120 होगा। सही बोलती है। देखो एक्चुअली क्या है कि सॉल्यूशन करते हैं। 2 वेक्टर है मान लो ए और बी, दोनों की वैल्यू कितनी है? इक्वल है, 1 1 है। तो कहता है इसको जोड़ने से 1 आएगा कि नहीं। तो क्या बताए हैं कि इसका मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा? 2 वेक्टर को जोड़ते हैं तो मिनिमम रिजल्टेंट क्या होगा? a माइनस बी, 1 माइनस 1 0, और मैक्सिमम a प्लस बी, 1 प्लस 1 2। 0 कब होता है? a माइनस बी कब होता है? यहां पर दोनों वेक्टर को उल्टा रखना होगा और तब जोड़ना होगा ना। ये सब ऐसे ही बता दे रहे हैं। और 2 कब होगा? जब दोनों को पैरेलल रखना होगा तो ये रिजल्ट देगा। यानी कि 0 to 2 के बीच में कुछ भी दे सकता है। और क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि यूनिट वेक्टर लाइए जोड़ के, मतलब 1 लाइए। तो 0 और 2 के बीच में 1 है कि नहीं? तो आंसर क्या होना चाहिए? यस, 1 आ सकता है। 0 से 2 तक जा सकता है रिजल्टेंट, तो 1 आ सकता है। तो आंसर क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो, आंसर हो जाएगा। बोलो, आंसर हो जाएगा यस। अब कहता है कि ठीक है, आपने यस तो बोल दिया इस आधार पे, तो जब भी पॉसिबिलिटी चेक करना हो तो मिनिमम मैक्सिमम चेक करो। अब कहता है कब होगा? कर लो बात। मैंने तो बताया था तुमको कि ऐसे भी सोच सकते हो, या इतना करने की क्या जरूरत है? कोई बच्चा ऐसे लिखेगा r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू भी 1 लाना है। 1 लिखेगा, थीटा बता देगा। बट इतना क्यों करेंगे? ये भी यदि तुम नोट्स पढ़ा होगा तो हमने पढ़ाया था कि यदि 2 वेक्टर क्या हो, बराबर वैल्यू का हो और दोनों के बीच का एंगल थीटा ले लें तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होता है? थीटा एंगल जब होता है, 2 वेक्टर बराबर होता है वैल्यू में, तो कितना पढ़ाए थे? 2a स्क्वायर cos थीटा बाई 2। देखो नोट्स, ए और बी 2 वेक्टर लिया था हमने, बराबर वैल्यू का देखो ना जी, और थीटा, सॉरी स्क्वायर नहीं था, 2a cos थीटा बाई 2 बताए थे। ये बताए थे। तो यहां पे दोनों है ना वैल्यू बराबर, और रिजल्टेंट कितना लाना है? 1। तो लिखो 1, 2 इंटू 1 cos थीटा बाई 2। तो यहां से cos थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा? हाफ। cos का वैल्यू हाफ कब होता है? ये cos थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, तो थीटा जो कि ये है कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। तो यहां से थीटा कितना होना चाहिए? यानी कि दोनों यूनिट वेक्टर को 120 डिग्री पे से जाना होगा। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो। ये नहीं याद है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखो।
वहां पे A1 पुट करो, B1 R1 पुट करो, थीटा निकालो। ये भी नहीं कर सकते हो तो पढ़ाए थे कि यदि दो वेक्टर का वैल्यू बराबर हो और एंगल 120 डिग्री का हो तो रिजल्टेंट किसी एक के बराबर आता है। तो यहां पे दोनों बराबर वैल्यू का है 1 1 और रिजल्टेंट भी 1 लाना है, मतलब एक के बराबर लाना है। तो ऐसा कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होती है। तो डायरेक्ट तुम्हारे नोट्स में पढ़ाए हुए हैं, तो मुझे भी बोल सकते थे। समझ में आई बात? देखो पहले डायग्राम बनाते हैं। किधर चला? मैन किधर वॉक किया और ईस्ट किधर? नॉर्थ ईस्ट कैसे बनाते हैं? दाहिनी हाथ की ओर ईस्ट बनाते हैं ना। इधर इधर इधर, यहां से स्टार्ट करा लो, कहीं से करा लो, कहीं से करा देते। किधर ले चलें? 10 मीटर चला ईस्ट में, मान लो इतना 10 मीटर है, यहां से यहां तक 10 मीटर है, मान सकते हैं? अब जब वो यहां पहुंचता है तो क्या करता है? अगेन 10 मीटर इन द डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब इस लैंग्वेज का मतलब क्या समझाए थे? ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से किधर मुड़ गया? नॉर्थ की ओर। कितना डिग्री? तो यहां ईस्ट तो इधर है, नॉर्थ किधर है? इधर है ना, यही ना नॉर्थ है। चाहो तो बना लो समझने के लिए, तुम्हारे लिए बना दे रहे हैं यहां पे कि ये मेरा नॉर्थ की लाइन है और ये ईस्ट की लाइन है। तो जा रहा था इधर, इधर जा रहा था, लेकिन यहां इधर नहीं गया, मुड़ गया नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ऐसे चला गया, ऐसे। कितना? और कितना चल गया? 10 मीटर। यही ना फिगर है, एक्चुअल फिगर तो यही है। पूछा क्या है? क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस तय किया। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? रास्ते की लंबाई। तो रास्ता कितना चला? 10 मीटर और 10 मीटर। स्केलर है कि वेक्टर है डिस्टेंस? तो सीधे जोड़ दो, 20 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? तो डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है? यहां से स्टार्ट किया था। अरे शॉर्टेस्ट क्या बोलते हो? सोचो कि इनिशियल जहां से स्टार्ट किया और जहां पहुंचा उसको मिला देना है लाइन से, उसी लाइन की लंबाई को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। थोड़ा इजी करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? रट्टा मार दिया और बुझा रहे नहीं किया कि शॉर्टेस्ट कौन है। ये ज्यादा क्लियर है ना, कि जहां से स्टार्ट किया और जहां एंड किया उसको मिला देना है लाइन से, वही डिस्प्लेसमेंट है। तो मिला दिया हमने, ये डिस्प्लेसमेंट की लाइन है। ठीक है, अब सुनो, इस फिगर को देखो। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे समझाए थे अभी? वेक्टर है तो एरो देना पड़ेगा ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर है? तो एरो दिखाना पड़ता है ना। क्या बताए थे अभी थोड़ी देर पहले? टेल से हेड नहीं बताए थे। इनिशियल से फाइनल की ओर स्टार्ट किया, यहां से फाइनल पहुंचा यहां पे। हाँ अच्छा, बैठाइए उनको थोड़ा देर, 10 मिनट चाय पिला दीजिए। हाँ बैठा दीजिए। तो इनिशियल से फाइनल की ओर इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, हो गया ना? पता नहीं कहां से स्टार्ट किया था, यहां से, और गया कहां? फाइनल ये पॉइंट है। तो क्या बताया था मैंने डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए? कि फिर शॉर्टेस्ट। अरे शॉर्टेस्ट बोलते हो तो बुझाता तो है नहीं कि शॉर्टेस्ट कौन है। तो क्या शॉर्टेस्ट बोल रहे हो? जो बुझाए वो बोलो ना। फिर ऑरिजिन बोलता है। हम क्या बताए कि एरो जाना चाहिए इनिशियल से फाइनल की ओर। तो देखने से नहीं लग रहा है इनिशियल से फाइनल की ओर जा रहा है। इसी वेक्टर को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। अब इसका कुछ नाम दे दो, कुछ दे दो। एस देना है, चलो एस वेक्टर नाम दे दिया। अब याद करो, कुछ ट्रायंगल लॉ दिखाई दे रहा है इसमें? कुछ दिख रहा है इसमें? कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिमाग का बत्ती जल रहा है क्या? कि जिसको तुम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो वह तो रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर का।
ट्रायंगल लॉ से? इसके हेड पर उसका टेल है, टेल से हेड को मिला रहा है तो रिजल्टेंट हो गया। मतलब यदि इसका नेम ए है, अपने समझने के लिए इसका नेम बी है, कुछ भी दे सकते हैं, तो एस क्या है? इन दोनों का सम है। मतलब यदि इन दोनों को सम कर दें तो क्या मिलेगा? एस मिल जाएगा, वही हमको निकालना। तो दो वेक्टर के सम का फॉर्मूला नहीं पढ़ाए हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला नहीं पढ़ाए हैं, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 2a cos थीटा बाई 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि बराबर वैल्यू है और बी का बराबर वैल्यू है, इसलिए वो भी कर सकते हैं। और नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना डिग्री लें? 60 लें कि 120 लें? हैं? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है कितना है? इतना बार बताए हैं कि यहां जो थीटा होता है इन दोनों के बीच का एंगल होता है, और एंगल देखने के लिए क्या मिलाना पड़ता है? टेल टेल। तो 120 जब लेंगे तो यहां क्या मिल रहा है? हेड टेल। तो कैसे ले लेंगे एंगल? टेल टेल कब मिलेगा? जब इसको उठा के आगे रखेंगे तब ना इसका टेल मिलेगा, तो 60 डिग्री होगा। तो टेल टेल वाला एंगल लेते हैं कि हेड हेड वाला? और cos 60 की वैल्यू, cos 60 की क्या वैल्यू होती है? हाँ? तो बोलने में डर लगता है। तो 100 हो गया, तो रूट अंडर 300 मतलब 100 इंटू 3, तो 10 रूट 3 मीटर हो गया एस की वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट इज कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज 10 रूट 3 मीटर, और रूट 3 का वैल्यू 1.732 होता है। लगभग 1.7 लेके सोचें तो 17 मीटर अप्रॉक्स, थोड़ा ज्यादा। तो डिस्टेंस 20 है और डिस्प्लेसमेंट 17 है ना? नहीं आया समझ में? अब क्या बताएंगे? डायरेक्शन। और किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताने का मतलब क्या समझाए थे? एंगल।